अमर यादव। नमस्कार बच्चों, मेरा नाम अमर यादव है। मैं जो लेकरवाड़ी मनपा माध्यमिक शाला का शिक्षक हूँ। आज हम लोग इतिहास विषय में राजनीति शास्त्र पाठ 6 अंतरराष्ट्रीय समस्या का अध्ययन करेंगे। पाठ 6 अंतरराष्ट्रीय समस्या। वहां दिखाई दे रहा होगा, वहां दिखाई दे रहा होगा। पिछले अध्याय में हमने अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के प्रभुत्व संपन्न राज्य भारत की विदेश नीति तथा भारत की सुरक्षा व्यवस्था बच्चों, इस अध्याय में हम कुछ महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन करेंगे। बच्चों, अंतरराष्ट्रीय समस्या पूरे विश्व की समस्या होती है। जब कोई भी समस्या किसी एक देश की नहीं बल्कि वो समस्या प्रत्येक देश की हो जाती है तो उसे अंतरराष्ट्रीय समस्या कहते हैं। जैसे इस समय अगर एक जीता जागता उदाहरण हम देखें, कोविड-19 यह एक अंतरराष्ट्रीय समस्या है। वर्तमान समय में पूरा विश्व इस कोरोना महामारी से जूझ रहा है। यह पूरे देश की समस्या है, पूरे विश्व की समस्या है। इसी तरह की समस्याओं को अंतरराष्ट्रीय समस्या कहते हैं। आज इस महामारी से हम जूझ रहे हैं। आज की जो अध्ययन अध्यापन की पद्धति है, जो बदली हुई है, ऑनलाइन हम इसका निवारण कर रहे हैं, यह इसी महामारी की देन है। बच्चों, पिछले पाठ में हमने जिन अध्यायों को पढ़ा जिसमें सुरक्षा व्यवस्था थी, अंतरराष्ट्रीय संगठन और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य क्या है, ये सब हमारी समस्याओं को दूर करने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया। उसके बाद
अब हम आगे चल बढ़ रहे हैं। आज जिस अध्याय का हम अभी अध्ययन करने वाले हैं वो अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं से संबंधित है। प्यारे बच्चों, कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो केवल एक ही देश की नहीं होती, और उनके परिणाम अनेक देशों पर तथा कुछ दिनों बाद विश्व के सभी देशों पर होता है, जैसे कि कोविड-19। और विश्व को त्रस्त करने वाली ऐसी समस्याओं को अंतर्राष्ट्रीय समस्या कहते हैं। विश्व को त्रस्त करने वाली इन समस्याओं को अंतर्राष्ट्रीय समस्या कहते हैं। बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय समस्या को हल करने के लिए कभी भी सभी राष्ट्रों को एकत्र होकर प्रयत्न करने की आवश्यकता होती है। इस पाठ के माध्यम से हम मानवाधिकार, पर्यावरण, आतंकवाद ऐसे संबंधित समस्याओं का अध्ययन करेंगे। उसके साथ साथ शरणार्थियों की समस्या भी अब अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप ले रही है, अतः हम उसका भी इसमें चर्चा करेंगे। तो आज हम मुख्य रूप से मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार और मानवाधिकार अवधारणा का उदय और मानवाधिकार और भारत, उन 3 टॉपिक पर हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, सबसे पहले आता है मानवाधिकार। मानवाधिकार की अवधारणा का उदय प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा में दिखाई देता है। प्राकृतिक प्राकृतिक अधिकार से तात्पर्य है मनुष्य के रूप में जन्म लेने पर जो अधिकार प्राप्त होते हैं, वे अधिकार। अंततः मानवाधिकार से तात्पर्य है मनुष्य के रूप में तथा समाज के घटक के रूप में जीने के लिए आवश्यक अधिकार। अमेरिका तथा फ्रांस की राज्य क्रांति के समय स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, न्याय जैसे मानवाधिकारों का संवर्धन किया गया। इन अधिकारों की आपूर्ति करने के लिए लोकतांत्रिक शासन का होना आवश्यक है। कहने का अर्थ क्या है कि मानवाधिकार अर्थात समता, बंधुत्व, न्याय और स्वतंत्रता, इन अधिकारों की आपूर्ति करने के लिए लोकतांत्रिक शासन का होना आवश्यक है। इस विचार को बल मिला उसके बाद के समय में यूरोप में अनेक राष्ट्रों ने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली और संविधान को स्वीकार किया। इससे शासन के अधिकार सीमित हो गए। नागरिकों को अधिकारों की रक्षा करना सरकार का महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मानी गई। मानवाधिकार
क्या होता है, जैसा कि सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। पहला मानवाधिकार मूल रूप से वे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को इंसान होने के कारण मिलते हैं। मानवाधिकारों मानदंडों का एक समूह है जो मानव व्यवहार के कुछ मानकों को चित्रित करता है। मानवाधिकार मूल रूप से जिंदगी जीने, आजादी और निजी सुरक्षा का अधिकार इत्यादि। देश के सभी को समानता का अधिकार समान रूप से दिखा दिया गया है। मानवाधिकार में प्रत्येक व्यक्ति अपना लिंग, जात, धर्म, संस्कृति, सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना हकदार है। ये वो मानदंड है जो मानव व्यवहार के कुछ मानकों का वर्णन करते हैं और कानून द्वारा संरक्षित है। मानव अधिकारों को दो व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया है, नागरिक और राजनीतिक अधिकार। मानव अधिकारों के दुरुपयोग की जांच करने के लिए संयुक्त राष्ट्र समिति की स्थापना की गई। मानवाधिकार व्यक्तियों के मौलिक अधिकार है। मानवाधिकार सार्वभौमिक है। बच्चों, यह सबका एक मौलिक अधिकार है और सार्वभौमिक है, सर्वत्र है। लोग बिना किसी शर्त के मानवाधिकार के हकदार हैं। एलोनर रूजवेल्ट मानवाधिकारों के प्रणेता थे। मानवाधिकारों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर ने अपनाया गया। कुछ मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करता है। मानवाधिकारों के जिनेवा सम्मेलनों में मानवाधिकारों को शामिल किया गया है। मानवाधिकारों में सरल और जटिल दोनों प्रकार के मुद्दे शामिल हैं। मानवाधिकार मानव अधिकारों का एक अनिवार्य हिस्सा है। बच्चों, इस तरह से मानवाधिकार की अवधारणा का उदय हुआ। प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा दिखाई देती है, अर्थात हमारा जो मौलिक अधिकार है वो मिलना चाहिए, हमें उससे वंचित नहीं रखा जा सकता है। यही मानवाधिकार हमें स्पष्ट करता है। अब हम एक अंतरराष्ट्रीय समस्या के बारे में और थोड़ी जानकारी हासिल करेंगे, जैसे आतंकवाद। यह भी एक अंतरराष्ट्रीय समस्या है। प्रत्येक देश में यह आतंकवाद फैला हुआ है। इसलिए यह भी एक अंतरराष्ट्रीय समस्या है। मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हूँ जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के बारे में लिखा हुआ है। उसका चित्र यहाँ पर है। तो ऐसी समस्याएं जो है अंतरराष्ट्रीय समस्या होती है। तो इस तरह की समस्याओं को अंतरराष्ट्रीय समस्या कहते हैं। जैसा कि हमने भी कोविड-19 की समस्या जूझ रहे हैं, उसी तरह आतंकवाद
समस्या भी हमारे लिए बहुत ही रूढ़ है। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में मानवाधिकार की अवधारणा का उदय। अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में मानवाधिकार अवधारणा का उदय। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हो जाने पर मानवाधिकारों का वैश्विक घोषणा पत्र तैयार किया गया। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में यह घोषणा पत्र बहुमत से पारित किया गया। इसके बाद वर्ष 1966 में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय समझौता तथा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों का समझौता, इन दो समझौतों को संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा ने मान्यता दी। ये दोनों समझौते अंतर्राष्ट्रीय कानून के भाग हैं। इन दोनों समझौतों का पालन करना सदस्य राष्ट्रों के लिए अनिवार्य था। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार पे मानवाधिकार अवधारणा का उदय कैसे हुआ, हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। मानवाधिकारों में जीने का अधिकार, अनाज, वस्त्र, आवास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, इन प्रमुख अधिकारों का समावेश होता है। ये अधिकार मौलिक होते हैं। ये अधिकार सभी को प्राप्त हो, यह देखना राज्य का दायित्व होता है। राज्य का दायित्व भी होता है इन अधिकारों के प्रति जिम्मेदारी से काम करे। हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में मानवाधिकार अवधारणा का उदय। शीत युद्ध के काल में मानवाधिकार का प्रश्न अनेक बार संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में प्रस्तुत किया गया। अफ्रीका का वर्ण द्वेष मानवाधिकार विरोधी है, इसलिए वर्ण द्वेषी शासनों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया है। उपनिवेशों की स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक व्यवस्था का आग्रह, ये उसी के कुछ उदाहरण कहे जा सकते हैं। आधुनिक काल में वंशवाद, सीमावाद, आतंकवाद जैसी समस्याओं के कारण मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। साथ ही अनेक वैश्विक प्रश्न जैसे संक्रामक रोग, पर्यावरण के लिए खतरा है। प्राकृतिक आपदा के कारण मानवाधिकारों की अवधारणा भी अब अधिक व्यापक हो गई है। पर्यावरण संरक्षण, शाश्वत विकास का भी समावेश मानवाधिकारों में किया जाता है। बच्चों, पर्यावरण की सुरक्षा करना, पर्यावरण को बचाना, यह भी मानवाधिकार का बहुत बड़ा अंग है। जैसा कि चित्र में हम लोग देख रहे हैं, किस तरह से हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहिए। यहाँ पे लिखा है सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाए हम। कई उदाहरण हैं पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए। बच्चों, मानवाधिकार के घोषणा पत्र में कुल 30 धाराएं हैं। इस घोषणा पत्र में नागरिक स्वतंत्रता संबंधी धाराएं, उसी प्रकार रोजगार का अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन जैसे आर्थिक अधिकारों का प्रावधान भी है। सभी सदस्य राष्ट्र अपने नागरिकों को मानवाधिकार दे, यह अपेक्षा की जाती है। मानवाधिकार के घोषणा पत्र की तरह ही
बालकों के अधिकारों का घोषणा पत्र 20 नवंबर 1959 को प्रसारित किया गया। अगला टॉपिक है बच्चों मानवाधिकार और भारत। मानवाधिकार और भारत। मानवाधिकार और भारत। भारतीय संविधान में मानवाधिकारों को मौलिक अधिकारों का स्थान दिया गया है। हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें जो मानवाधिकार है वो मौलिक अधिकार, मतलब सबके लिए होता है, सबका है, वो सबका है, उसको मौलिक अधिकारों का स्थान दिया गया है। संविधान के मौलिक अधिकारों के साथ ही कमजोर वर्ग, महिला, अल्पसंख्यक की सुरक्षा का दायित्व सरकार पर है। वर्ष 1993 में मानवाधिकार सुरक्षा कानून बनाया गया। इस कानून के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा राज्य मानवाधिकार आयोग स्थापित किए गए। मानवाधिकार का हनन होने पर उससे संबंधित शिकायत पर ध्यान देना तथा उस संबंध में उचित कार्रवाई करना मानवाधिकार आयोग का दायित्व है। बच्चों, कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिन्हें सभी राष्ट्रों को मिलकर हल करना चाहिए। जैसा कि अभी हमने कुछ समय पहले इस पर चर्चा किया था, तो उसमें ये सारी भी समस्याएं हैं, जैसे कमजोर वर्ग का सशक्तिकरण, सार्वजनिक असुरक्षता, आतंकवाद, मानवाधिकार हनन, अर्थव्यवस्था का निजीकरण, गरीबी, निरक्षरता, सार्वजनिक परिवहन जाम, ओजोन की परत पतली होना, आंतरिक मतभेद आदि समस्याएं हैं। वर्तमान में भारतीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, इसे आप लोग अध्ययन करेंगे, जानकारी हासिल करेंगे। अगला टॉपिक है पर्यावरण। पर्यावरण बच्चों, वर्तमान काल में मानवाधिकार की अवधारणा अधिक व्यापक हो गई है तथा ऐसा ही माना जाता है कि सुरक्षित पर्यावरण एक महत्वपूर्ण मानवाधिकार है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 1970 में पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जागरूकता और आवश्यकता प्रस्तुत की गई थी। 1970 ईस्वी में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जागरूकता और आवश्यकता प्रस्तुत की गई। बढ़ता औद्योगिकरण और ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकता के कारण पर्यावरण के लिए खतरा निर्माण हो रहा है, ऐसा पर्यावरण विशेषज्ञों का मत था। जो पर्यावरण विशेषज्ञ थे है उनका यह मत है था कि किस तरह से पर्यावरण खतरे में है।
इसलिए उसको 1970 पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी जागरूकता लाई गई। ऐसा पर्यावरण विशेषज्ञों का मत था। उन कार्यकर्ताओं ने 22 अप्रैल 1970 को प्रथम वसुंधरा दिवस मनाया। ध्यान देने योग्य बात है बच्चों, 22 अप्रैल 1970 को प्रथम वसुंधरा दिवस मनाया गया। खेतों की बड़ी मात्रा में उपयोग में लाई जाने वाली रासायनिक खादें और कीटनाशक औषधियां, वाहनों के कारण उत्पन्न होने वाला ध्वनि प्रदूषण, परमाणु ऊर्जा भट्टियों से होने वाला किरणोत्सर्ग, तेल रिसाव अथवा पर्यावरण असुरक्षित बनता है और विभिन्न समस्याएं निर्माण होती है। इस अनुभूति से पर्यावरण सुरक्षा का प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आने लगा। बच्चों, वर्ष 1990 के बाद वैश्वीकरण की बाढ़ आने पर राष्ट्रों का परवालंबन बढ़ गया। वर्ष 1990 के बाद वैश्वीकरण की बाढ़ आई। पूरा विश्व जो है वह वैश्वीकरण की बाढ़ में आया। राष्ट्रों का प्रवलंबन बढ़ गया, मतलब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के अवलंबित हो गए, क्योंकि वैश्वीकरण का हुआ। इस कारण पर्यावरण की समस्या हल करने के लिए राष्ट्रों का आपसी सहयोग की आवश्यकता निर्माण हुई और इस तरह से एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की सहायता करे, इसकी आवश्यकता जो है वह महसूस होने लगी। वातावरण प्रदूषित होने अथवा तेल या गैस का रिसाव होने के कारण पर्यावरण के लिए निर्माण होने वाला खतरा एक राष्ट्र तक सीमित नहीं रहता है, उसके परिणाम भी दीर्घकालीन होते हैं। अतः इन समस्याओं के निवारण हेतु उपाय योजना करने के लिए राष्ट्रों को एकत्रित होकर सहमति और सहयोग से कार्य करना आवश्यक जान पड़ता है। बच्चों, वनस्पति और प्राणियों की जो प्रजातियां नष्ट होना, मृदा की उर्वरा शक्ति का कम होना, पानी का तापमान बढ़ना, नदियां तालाब सूखना, नदियों समुद्र उनके दीर्घकालीन परिणामों के कारण उन प्रश्नों को वैश्विक स्वरूप प्राप्त हुआ है, जो कुछ प्रश्न मूल से भी वैश्विक स्वरूप के होते हैं। बच्चों, पर्यावरण की रक्षा जो होती है वह पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार होनी चाहिए, तब जाकर पर्यावरण हमारा सदियों तक दीर्घकालीन तक सुरक्षित रहेगा। जब पीढ़ी दर पीढ़ी हम इसकी रक्षा नहीं करते हैं तो आने वाला जो समय होता है जहां पर इसका हास किया जाता है, वहीं पर हम संकट पे आते हैं। बच्चों, इस तरह से पर्यावरण का संकट बहुत ही विकराल रूप धारण करता है।
ये पर्यावरण पर्यावरण का संकट विकराल रूप धारण किया तो मनुष्य की बहुत बड़ी हानि वहां पर होती है। तो यह जो प्रथा है वह पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहनी चाहिए। इस तरह से हमारी जो समस्याएं हैं उनमें महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समस्याएं शामिल है। इसलिए विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। प्रकृति का ना करे हरण, आओ बचाए पर्यावरण, जैसा कभी मैं यहाँ पे सामने दिखा रहा हूँ। धरती को अगर है बचाना, पर्यावरण रक्षा का लक्ष्य बनाना, विश्व पर्यावरण दिवस। सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाए। तो पर्यावरण की सुरक्षा और उसका संवर्धन यह राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होना बहुत ही जरूरी है। यह पर्यावरण सुरक्षित है तो स्वास्थ्य अच्छा है, क्योंकि सब पर्यावरण पर ही निर्भर होता है। तो पर्यावरण को बचाने के लिए हमारी जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं उनका संवर्धन करना बहुत जरूरी होता है। और यदि हम इसका उपहास करते हैं तो हम राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम एक उचित पर्यावरण नहीं दे पाएंगे। तो भारत या अंतर्राष्ट्रीय समस्या, भारत की समस्या के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय जो समस्याएं भारत के सामने है कि पूरे विश्व के सामने है बच्चों, जिसमें से कि हमने मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार अवधारणा का उदय और मानवाधिकार और भारत, उसके बाद पर्यावरण, अभी हमने इसकी जानकारी हासिल की। इस तरह से बहुत सारी समस्याएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हैं जिससे पूरा देश जो है लड़ रहा है। और ऐसी समस्याएं जो विश्व की समस्याएं हैं जिनसे पूरा विश्व जो है वह त्रस्त होता है। मैंने पहले भी बताया था, एक बार फिर बताता हूँ, विश्व को त्रस्त करने वाली जो समस्याएं हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय समस्या कहते हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए सभी राष्ट्रों को एकत्रित होना पड़ेगा। सभी को एकत्रित होकर इस समस्या को दूर करना पड़ेगा। तो ऐसी समस्याएं जो है वह अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं होती है। अभी हमने मानवाधिकार को पढ़ा। मानवाधिकार की अवधारणा, जैसे मानवाधिकार की अवधारणा का उदय प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा में किस तरह दिखाई देती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में मानवाधिकार की अवधारणा का उदय कैसे हुआ, इसको भी हमने देखा। मैंने भी बताया कि मानवाधिकार में जीने का अधिकार, अनाज, वस्त्र, आवास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, इन प्रमुख अधिकारों का समावेश होता है। ये अधिकार मौलिक होते हैं। मौलिक का अर्थ सभी के होते हैं, खुद के होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के खुद के होते हैं। जिसमें जीने का अधिकार के साथ साथ उन्हें अनाज, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यह प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकार है। इसका भी हमने
अध्ययन किया। ओ, तो किसी बच्चों को समस्या हो तो उसपे आप लोग पूछ सकते हो। हमने अंतर्राष्ट्रीय समस्या जो पाठ है उसमें से मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में मानवाधिकार अवधारणा का उदय, मानवाधिकार और भारत और पर्यावरण, 4 टॉपिक को हमने पढ़ा है। हाँ, किसी बच्चे ने हाथ उठाया है, पूछ सकता है, पूछो। रेणुका, गहलोत, चकाला। अब सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार प्रकट करना चाहता हूँ, जो हमारे क्या कहते हैं कि साथ में बच्चे थे और जो हमारे टेक्नोलॉजी से एक्सपर्ट थे, सभी को धन्यवाद देता हूँ। हमारा पास धन्यवाद।